हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से और डिटेल्ड में समझा दूंगी। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है एंड आपका चैप्टर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछोगे कि आप कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, तो ज़्यादातर लोग जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। मोनार्की, डिक्टेटरशिप या रिलीजियस लीडर या मिलिट्री के बजाय, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लोगों के डिग्निटी के बारे में सोचता है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसको भी रिजॉल्व करता है एंड अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई गलती हो जाता है तो वो उसको भी सुधारता है। बट ज़्यादातर लोग जो है वो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में एक डिलेमा है, एक दुविधा है। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है वो तो अच्छे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो वो उतना खास नहीं है। तो इस डिलेमा की वजह से, इस दुविधा की वजह से हमें डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजंस की वजह से प्रेफर करते हैं, क्या हम डेमोक्रेसी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं या फिर रियलिटी कुछ और है। तो वर्ल्ड में मोर देन 100 कंट्रीज जो है वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री क्लेम करती हैं एंड वो कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करती हैं, जैसे कि उन सभी के पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी इलेक्शंस करवाती हैं, उन सभी के पास पार्टीज हैं एंड इसके अलावा वो सिटीजन्स के राइट्स को भी गारंटी करती हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है वो उन सभी में कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जिनकी वजह से वो कंट्रीज एक दूसरे से अलग है, जैसे कि उनके सोशल सिचुएशंस एक दूसरे से अलग है, उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, यानी कि कुछ कंट्रीज जो है वो रिच हैं, कुछ कंट्रीज पुअर हैं, और उनके कल्चर्स एक दूसरे से अलग है। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि उन कंट्रीज़ में क्या अचीव होगा और क्या नहीं अचीव होगा, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होगा, यानी हर एक कंट्री में बिल्कुल अलग होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसीलिए। तो हम 5 चीज़ों में डेमोक्रेसी को एग्जामिन करेंगे। पहला कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दूसरा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। चौथा कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। पांचवा कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी में हम ज़्यादातर कंसर्न रहते हैं कि जो लोग हैं उनके पास अपने रूलर्स को चुनने का अधिकार हो एंड रूलर्स के ऊपर लोगों का कंट्रोल हो, ताकि जब भी पॉसिबल हो या नेसेसरी हो तो जो सिटीजन्स है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। देयरफॉर जो मोस्ट बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का, कि उसे एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो, रेस्पॉन्सिव हो और लेजिटिमेट हो। तो अकाउंटेबल, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है और रेस्पॉन्सिव हो तो किस सेंस में हो, तो चलिए। तो बिफोर दिस एक क्वेश्चन आता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पावर है वो एक ही रूलर के पास होता है एंड उसी के हाथ में डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट वे में हो जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट हो जाता है। एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन को या मेजॉरिटी को वो बॉदर नहीं करता और अपने हिसाब से वो डिसीजंस लेता है। वहीं जो डेमोक्रेसी है वो डेलिबरेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पर बेस्ड होता है। तो इसकी वजह से कुछ डिलेस हो सकती हैं, लेकिन क्या इस चीज़ की वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा?
तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि डिसीजंस बहुत ही फास्ट लेता है, लेकिन वो कोई भी डिसीजंस ले सकता है, चाहे वो उस डिसीजंस को जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे या ना करे। तो क्या इस तरह का गवर्नमेंट बेटर होता है? ऑफ कोर्स नो। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिसीजन जो है वो किसी भी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस डिबेट चलते हैं, और अगर मेजॉरिटी उस डिसीजन को सपोर्ट करती है तब जाके वो डिसीजन लिया जाता है। अब क्योंकि ये डिसीजंस जो होते हैं इन्हें बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करके लिया जाता है, एंड अगर मेजॉरिटी इन डिसीजंस को सपोर्ट करती है तब जाके ये डिसीजंस लिया जाता है, तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये ज़्यादा लोगों के फेवर में होते हैं। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेने में टाइम लगाती है, जो डिलेस करती है, वो वर्थ इट होता है। वहीं अगर हम डेमोक्रेसी को अलग साइड से देखें तो डेमोक्रेसी कहता है कि अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा तो वो कुछ नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर्स पर बेस्ड होगा। तो अगर कोई सिटीजन चाहता है कि वो जो डिसीजन लिया गया है क्या वो करेक्ट प्रोसीड्यूर से लिया गया है या नहीं, वो उसको जानना चाहता है, तो उनके पास राइट होता है, उनके पास हक होता है कि वो उस प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं, एंड इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल मतलब कि वो जो भी काम करेगा वो उसको जस्टिफाई करेगा लोगों के सामने, यानी कि वो जो भी एक्शंस लेगा उसे लोगों को एक्सप्लेन करना ही होगा। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स कैसे हैं, तो हम इन प्रैक्टिसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं। पहला कि रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं। दूसरा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने माइंड से, अपने हिसाब से अपने रूलर्स को चूज कर रहे हैं, ना कि किसी के दबाव में आकर। एंड फेयर का मतलब होता है कि सबको चांस मिल रहा है। तीसरा कि ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, यानी कि जो मेजर पॉलिसीज है, जो बड़े बड़े पॉलिसीज है, उनके ऊपर ओपनली पब्लिक डिबेट हो रहे हैं या नहीं। एंड चौथा कि जो गवर्नमेंट है वो अपने बारे में और अपने फंक्शंस के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में लोगों को बता रही है या नहीं। तो अब अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेगुलरली इलेक्शंस तो होते हैं एंड फ्री इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं, लेकिन फेयर वे में इलेक्शंस नहीं होते हैं, फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं होते हैं, सबको चांस नहीं मिलता है। एंड जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं या फिर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन सभी के ऊपर पब्लिक डिबेट भी नहीं होता है। एंड इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने बारे में, अपने फंक्शंस के बारे में लोगों से, सिटीजन्स से सारे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। यानी जो गवर्नमेंट है वो अपने बारे में, अपने फंक्शंस के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में लोगों से नहीं बताती है। हाँ, डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां तो हैं, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इतना सा भी नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिव की, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको अपने लोगों के नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करना चाहिए, अपने लोगों के, अपने सिटीजन्स के नीड्स एंड डिमांड्स को देखना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए। एंड दूसरा कि उसे फ्री ऑफ करप्शन होना चाहिए। तो इन दोनों मामलों में जो डेमोक्रेसी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर हम बात करें लोगों के नीड्स एंड डिमांड्स की, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर हम करप्शन की बात करें तो उसका क्या ही कहना है। तो इन दोनों चीज़ों में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लैक करती है, लेकिन एट द सेम टाइम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो दिखाती है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेस करप्ट होती है या अपने लोगों के नीड्स को लेकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों ही इन मामलों में लैक कर जाती है।
अब एक रेस्पेक्ट में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसके ऑल्टरनेटिव से बेटर बोल सकते हैं, वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। अब भले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, हमेशा रिस्पॉन्सिव ना हो, करप्शन फ्री ना हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है वो लोगों के वोट के थ्रू ही बनता है और इसमें कोई शक नहीं है। एंड इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, तो ये भी गलत नहीं होगा एक्सपेक्ट करना कि वो डेवलपमेंट भी करवाए, यानी कि विकास भी करवाए। तो अगर हम 1961 से 2010 तक के डेटा को देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा को देखेंगे, तो हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ग्रोथ रेट में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि उस कंट्री का पॉपुलेशन साइज कितना है, दूसरा कि ग्लोबल सिचुएशन, तीसरा कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ उसका कोऑपरेशन कैसा है, एंड चौथा कि उस कंट्री के जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गारंटी करता है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको देखेंगे, तो उसमें हमें स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बेटर होता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करें, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। अगर डेमोक्रेसी अच्छा भी नहीं है तो ये बुरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट है वो लोगों से ज़्यादा काम करवाती है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो अब डेमोक्रेसी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम एटलीस्ट डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डिस्पार्टीज ना हो, यानी कि जितना डेवलपमेंट कंट्री में होगा उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिच लोगों का फ़ायदा हो और गरीबों का ना हो। अब जो डेमोक्रेसी होता है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होता है एंड सभी लोगों के पास इक्वल राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। अब इनकम में हमें ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। जो टोटल इनकम है उसका मोर देन हाफ ओनली 10% लोगों के पास है। वहीं जो 50% गरीब लोग हैं उनके पास कंट्री के टोटल इनकम का सिर्फ 5.9% शेयर ही है। इनइक्वालिटी भी कम नहीं हुई है एंड पॉवर्टी भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उन्हें कभी कभी अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एडुकेशन, हेल्थ, इन सभी के ऊपर भी वो लोग अच्छे से खर्च नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी लोगों की बात मानी जाती है एंड मेजॉरिटी लोग यानी कि 50% से ज़्यादा जो कि पुअर हैं, तो क्योंकि मोस्टली पुअर हैं इसलिए जो नेता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको इनकी बात सुननी चाहिए एंड गरीबी दूर करनी चाहिए। बट ये सब कुछ तो केवल बोलने में ही अच्छा लगता है। अब जो रिच लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो ही इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। अब जो नेता लोग होते हैं वो गरीबों को पैसा या फिर कुछ सामान देकर उनसे उनका कीमती वोट ले लेते हैं। तो बहुत सारे जो पुअर पीपल होते हैं उनको अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ता है, यानी कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एडुकेशन, हेल्थ, ये सारे जो बेसिक नीड्स है ये भी वो अपना फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे पुअर कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो रिच कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड सप्लाई के लिए। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है।
चौथा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने लोगों के एथनिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसा एक मॉडल बनाया, एक नया मॉडल, एक नया प्रोसीड्यूर बनाया और लोगों के बीच में जो टेंशन्स हुए थे उसको उसने कैसे कम किया, कैसे रिड्यूस किया। तो जो डेमोक्रेसी है वो प्रयास करती है कि लोगों के बीच में समभाव रहे, लोगों के बीच में एकता बनी रहे। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर कंट्री में कोई सोशल डिफरेंसेस पैदा होती हैं या खड़ा होती हैं तो जो गवर्नमेंट है वो या तो इग्नोर करती है या फिर फोर्सफुली लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करती है ताकि जो सोशल डिफरेंसेस है वो कम हो पाए। अब लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो रहेंगे और लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें एबिलिटी होता है कि वो लोगों के सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर सकती हैं। इसके अलावा जो डिविजन्स होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको भी डेमोक्रेसी अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम श्रीलंका के एग्जाम्पल को देखते हैं तो श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, लेकिन वहाँ पर लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया था। तो डेमोक्रेसी में लोगों के बीच में सोशल डाइवर्सिटी हो और लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए डेमोक्रेसी को दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहला कि हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं होता है। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि जो गवर्नमेंट है वो जनरल व्यू को रिप्रेजेंट कर पाए। मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ का जो ओपिनियंस होता है वो परमानेंट नहीं होता है। कभी हम सोचते हैं कि ये सही है हमारे लिए, तो कभी हम सोचते हैं कि ये सही नहीं है हमारे लिए। तो सबका ओपिनियन जो है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए वो ओपिनियन अच्छा होता है जो सबके लिए सही हो। एंड दूसरा कि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि जो मेजॉरिटी का रूल कंट्री में स्टैब्लिश हो रहा है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल न बन जाए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन, रेस या लैंग्वेज के आधार पर वो मेजॉरिटी रूल न बन जाए। मेजॉरिटी रूल का मतलब होता है कि जितने भी डिसीजंस होंगे या जितने भी इलेक्शंस होंगे, अलग अलग पर्सन्स और ग्रुप्स सबको मौका मिलना चाहिए अपना मेजॉरिटी बनाने का। तो डेमोक्रेसी जो है वो तब तक डेमोक्रेसी बनी रहती है जब तक सभी सिटीजन्स को इक्वल चांस मिलता है अपना एक मेजॉरिटी बनाने का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। पांचवा है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करता है। अब सभी लोग जो होते हैं वो सोसाइटी में अपना रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। इसीलिए डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट और फ्रीडम ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब डिग्निटी ऑफ वुमेन का केस ही ले लो, तो पुराने ज़माने में बहुत सारे सोसाइटीज़ जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हुआ करते थे। तो वुमेन के बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आज सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। तो अब क्योंकि ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल में लिखा गया है, तो अगर किसी भी वुमेन के साथ लीगली या मोरली अनएक्सेप्टेबल होता है तो वो इजीली इसके खिलाफ स्ट्रगल कर सकती हैं, इसके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है इसे लीगल बेसिस पे नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम या डिग्निटी के बारे में नहीं सोचा जाता। यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको फ्रीडम या ज़्यादा डिग्निटी या रिस्पेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज सारी वुमेन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है एंड उनको वो रिस्पेक्ट मिलता है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल में लिखा गया है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वुमेन्स को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए या उनको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए।
लेकिन अगर किसी वुमेन के साथ कोई इल ट्रीटमेंट होता है तो वो इसके खिलाफ बहुत इजीली खड़ी हो सकती है, आवाज़ उठा सकती है, लीगली और मोरली दोनों तरह से। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ लीगल बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम या इंडिविजुअल डिग्निटी को सपोर्ट नहीं मिलता है। अब यही चीज़ कास्ट इनइक्वालिटीज़ के साथ भी हुआ। डेमोक्रेसी ने खुद को स्ट्रेंथन किया और कुछ एक्शंस लिए गए, कुछ चेंजेस किए गए, ताकि सभी कास्ट के जो लोग हैं उन सभी को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। एंड जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी में वो हमारे साथ मिलकर चल सके। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो डिसएडवांटेज सेक्शंस थे हमारी सोसाइटी में उनको इक्वल चांस मिला, एंड ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर चल सकें। तो इन सभी राइट की वजह से हमें पता चलता है कि हमें डेमोक्रेसी में इतने सारे अधिकार मिले हैं, एंड इसके बावजूद हम जज करते रहते हैं कि किनके पास कितने राइट है। जैसे कि हम कहते हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है इंडिया के मुकाबले। तो हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज़्यादा बेटर हो, और भी ज़्यादा बेनिफिट दे लोगों को, और वो और भी ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सके। एंड इसी की वजह से जब हम लोगों से पूछते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे चल रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, तो इसको लेकर हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी मिलते हैं और बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, ये अपने आप में उसके लिए एक सक्सेस है, क्योंकि ये चीज़ ये शो करता है कि जो लोग हैं वो अपने एबिलिटीज़ के बारे में अवेयर हैं और वो पावर होल्डर्स को लेकर क्रिटिकल है कि कौन लोग उनके गवर्नमेंट को चला रहे हैं। यानी कि जो लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो उनको लेकर क्रिटिकल है। तो डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होती है, और हम जितना चाहे उतना उसे बेटर बना सकते हैं अपने पावर को यूज़ करके, यानी अपने वोटिंग के पावर को यूज़ करके। तो डेमोक्रेसी से जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए एक क्राइटेरिया होता है डेमोक्रेसी को जज करने का। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो ओवर हो सकते हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनके एग्ज़ाम्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो लोग हैं उनको जज करते रहते हैं, और अगर कोई लीडर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसे हरा देते हैं। तो जैसे ही लोगों को डेमोक्रेसी से कुछ बेनिफिट मिलता है तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिट मांगते हैं, वो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को बेटर बनाना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं आपके लिए ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशंस वाले चैप्टर बनाती हूँ, और मेरा चैनल एडुकेशन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग जो है वो एडुकेशन से रिलेटेड चैनल को ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। अगर ये चैनल वहीं कोई कॉमेडी का होता या फनी एंटरटेनमेंट का होता तो इस पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते और लाइक्स भी होते। मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड इसके अलावा नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।